कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक रानी से जिसका नाम था हिमिको। कहा जाता था कि उसके पास डार्क मैजिक की ताकत थी। वो सिर्फ किसी को छू देती थी और इंसान तुरंत मर जाता था। उसकी ताकत इतनी डरावनी थी कि जहां भी वो जाती वहां मौत और तबाही फैल जाती थी। आखिरकार उसके अपने जनरल्स भी उससे डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर हिमिको को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मिलकर उसे कैद कर लिया और एक ऐसी सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जहां से वो कभी वापस ना आ सके। कई साल बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट नाम का एक आदमी हिमिको के बारे में पता लगाता है। उसे एक पुराना मैप मिलता है जिसमें उस रहस्यमयी आइलैंड की लोकेशन होती है। रिचर्ड को लगता है कि हिमिको का राज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, इसलिए वो उसे खोजने का फैसला करता है। लेकिन इस सफर का मतलब था अपनी छोटी बेटी लारा को पीछे छोड़ना। फिर भी वो रुकता नहीं और उस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। अब कुछ सालों बाद लारा बड़ी हो चुकी है। वो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट में स्पैरिंग कर रही होती है, जहां साफ दिखता है कि उसे लड़ना और खुद को संभालना अच्छी तरह आता है। फाइट के बाद लारा पैसे कमाने के लिए बाइक कुरियर का काम करती है। एक दिन वो अपने लोकल हैंगआउट पर जाती है जहां उसे फॉक्स हंट नाम की रेस के बारे में पता चलता है। इस गेम में एक बाइक राइडर फॉक्स बनता है और बाकी सारे लोग उसका पीछा करते हैं। फॉक्स की बाइक के पीछे पेंट की बाल्टी लगी होती है जिससे रास्ते में पेंट गिरता रहता है। अगर बाकी लोग पेंट खत्म होने से पहले उसे पकड़ लें तो वो जीत जाते हैं, लेकिन अगर फॉक्स बच निकला तो प्राइज मनी उसी को मिलती है। लारा तुरंत फॉक्स बनने के लिए तैयार हो जाती है। रेस वाले दिन वो अपनी बाइक पर पूरे शहर में तेजी से भाग रही होती है। भागते भागते लारा एक शांत सड़क पर पहुंचती है। वहां उसे सूट पहना एक आदमी दिखता है जो उसे अचानक उसके पिता की याद दिला देता है। वो कुछ पल के लिए ध्यान खो बैठती है और इसी वजह से उसकी बाइक सीधे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। इसके बाद लारा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उसके पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट की बिजनेस पार्टनर एना मिलर आकर उसे छुड़ाती है। एना लारा को समझाती है कि उसे इस तरह खतरनाक रेस में पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता की विरासत पहले से ही उसकी है। लेकिन लारा साफ मना कर देती है। वो अपने पिता की दौलत लेना नहीं चाहती। रिचर्ड को गायब हुए पूरे 7 साल हो चुके थे, इसलिए एना लारा पर दबाव डालती है कि वो पेपर्स पर साइन करके अपने पिता को कानूनी तौर पर डेड घोषित कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो रिचर्ड की सारी संपत्ति बेच दी जाएगी। उस रात लारा अपने पिता को याद करने लगती है। उसे वो पल याद आता है जब रिचर्ड जाने से पहले उसे एक जेड का नेकलेस देता है। ये नेकलेस उसकी माँ का था, इसलिए वो लारा के लिए बहुत खास था। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स बिल्डिंग जाती है ताकि वो अपने पिता को डेड घोषित करने वाले पेपर्स पर साइन कर सके। लेकिन साइन करने से पहले वकील उसे रिचर्ड का एक जापानी पजल दिखाता है जिसे कराकुरी कहा जाता है। लारा उस पजल को अपने हाथ में लेती है और जल्दी ही उसे सॉल्व कर देती है। पजल के अंदर एक छिपी हुई चिट्ठी और एक चाबी निकलती है। चिट्ठी में उसके पिता ने अपने आखिरी ठिकाने के बारे में पहला सुराग लिखा होता है। लारा तुरंत समझ जाती है कि उसका क्या मतलब है। लारा वापस क्रॉफ्ट मैनर जाती है और अपने पिता की कब्र के पास पहुंचती है, क्योंकि वही उनका आखिरी ठिकाना था। वहां वो अपने पिता के नाम का पहला अक्षर आर दबाती है। तभी उसे एक छिपा हुआ की होल दिखाई देता है। लारा कराकुरी पजल से मिली चाबी उसमें डालती है। अचानक कब्र की दूसरी तरफ का हिस्सा खुल जाता है और अंदर रिचर्ड का एक गुप्त ऑफिस दिखाई देता है। वहां लारा को नकली पासपोर्ट्स और एक पुराना वीडियो कैमरा मिलता है। जब वो वीडियो चलाती है तो उसमें उसके पिता का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज दिखाई देता है। वीडियो में रिचर्ड बताता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद वो उसे दोबारा पाने के लिए दूसरी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगा था। इसी तलाश के दौरान वो हिमिको के रहस्य तक पहुंचा। फिर वो लारा से कहता है कि हिमिको प्रोजेक्ट से जुड़ी उसकी सारी रिसर्च जला दे, क्योंकि अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गई तो दुनिया खत्म हो सकती है। लारा को वहां हिमिको नाम का एक बॉक्स मिलता है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने की बजाय वो उसके अंदर की चीजें देखने लगती हैं। तभी उसे हिमिको की कहानी और यामाताई नाम की खोई हुई आइलैंड के बारे में पता चलता है। लारा को पता चलता है कि उसके पिता यामाताई जाने वाले थे। उसे उस शिप कैप्टन का नाम भी मिल जाता है जो रिचर्ड को वहां ले जाने वाला था, क्योंकि लारा ने अभी तक अपने पिता को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर करने वाले पेपर साइन नहीं किए थे, इसलिए उसे इनहेरिटेंस के पैसे भी नहीं मिल सकते थे। अपने सफर के लिए पैसे जुटाने के लिए वो अपनी माँ का नेकलेस शॉप में बेच देती है। कुछ दिनों बाद लारा उस शिप कैप्टन को ढूंढने के लिए हांगकांग पहुंच जाती है। कुछ लड़के लारा को मदद करने का ऑफर देते हैं, लेकिन मौका मिलते ही उसका बैग चुरा लेते हैं। लारा तुरंत उनके पीछे भागती है और नावों के ऊपर से कूदते हुए उनका पीछा करने लगती है।
आखिरकार वो उस लड़के को पकड़ लेती है जिसके पास उसका बैग होता है और उसे मजबूर करती है कि वो बैग वापस करे। लेकिन बैग लौटाने के बाद वो लड़का नाइफ निकालकर लारा को डराने की कोशिश करता है। तब लारा पास के एक हुक को पकड़कर स्विंग करती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। आखिरकार लारा को एंड्योरेंस नाम का शिप मिल जाता है, लेकिन तभी वही लड़के उसे घेर लेते हैं। अचानक शिप का कैप्टन लू रेन वार्निंग शॉट फायर करता है, जिससे वो लोग डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद लू रेन लारा को भी वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से वो अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। लारा उसे जगाने के लिए शावर का पानी उसके ऊपर डाल देती है। होश में आते ही वो तुरंत उससे अपने पिता के बारे में सवाल पूछने लगती है। लारा उसे अपने पिता के ऑफिस में मिला मैसेज दिखाती है, लेकिन लू रेन बताता है कि उसके पिता का नाम भी उसी की तरह लू रेन था, इसलिए शायद रिचर्ड ने उससे नहीं बल्कि उसके पिता से कांटेक्ट किया था। फिर वो बताता है कि उसके पिता भी उसी ट्रिप के बाद से गायब हैं। ये सुनकर लारा समझ जाती है कि दोनों के पिता एक ही सफर पर गए थे। तब वो लू रेन को बताती है कि वो लोग यामाताई नाम की आइलैंड पर जा रहे थे। लारा उसे रिचर्ड की जर्नल दिखाती है, जिसमें कुछ अजीब कोड्स लिखे होते हैं। लारा सोचती है कि ये शायद कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन लू रेन नोटिस करता है कि वो कोड्स असल में क्लॉक हैंड्स की तरह हैं। ये समझने के बाद लारा उन कोड्स को डिकोड कर लेती है और आखिरकार यामाताई आइलैंड की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन लू रेन उसे वार्निंग देता है कि वो आइलैंड खतरनाक डेविल सी के बीच में है, जहाँ जाना मौत को बुलाने जैसा है। वो कहता है कि अब उसे अपने पिता के साथ क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी उसकी नजर बचपन की एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ होता है। फोटो देखकर उसका मन बदलने लगता है। तब वो उसे पैसे ऑफर करती है ताकि वो उसे यामाताई तक ले जाए। यामाताई जाते वक्त लारा रिचर्ड की जर्नल पढ़ती है और उसके सामान में एक एंशिएंट पजल भी पाती है। उसे पता चलता है कि हिमिको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दरवाजे के पीछे सील्ड है। जर्नल में लिखा होता है कि टोम के अंदर कई खतरनाक ऑब्स्टिकल्स हैं। इन सबको पार करने के बाद ही कोई हिमिको की रेस्टिंग प्लेस तक पहुंच सकता है। एक रात लारा की आंख खुलती है और वो देखती है कि शिप एक भयानक तूफान के बीच फंसा हुआ है। वो तुरंत ब्रिज पर पहुंचती है, जहां लू रेन मुश्किल से शिप को कंट्रोल कर रहा होता है। लारा देखती है कि वो लोग यामाताई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन विशाल लहरें उनके शिप को बुरी तरह उछाल रही होती हैं। लू रेन उसे तुरंत इवैक्यूएट करने के लिए कहता है, लेकिन लारा वापस अपने कैबिन में जाती है ताकि अपने पिता की जर्नल ले सके। तेज तूफान के बीच शिप एक बड़े पत्थर से टकराकर क्रैश हो जाता है। लारा तुरंत पानी में कूद जाती है, लेकिन तूफान में उसकी लू रेन से दूरी हो जाती है और वो उसे खो देती है। काफी संघर्ष के बाद लारा किसी तरह आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि आइलैंड पर और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अचानक कोई पीछे से उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन लारा की आंख एक टेंट में खुलती है। वहां उसकी मुलाकात मैथियास वोगेल से होती है। वो कहता है कि उसके घर पर भी लारा जैसी बेटियां हैं, लेकिन वो तब तक घर नहीं जा सकता जब तक आइलैंड पर अपना काम पूरा नहीं कर लेता। जब लारा अपना बैग चेक करती है, तब वोगेल बताता है कि रिचर्ड की जर्नल अब उसके पास है। वो लारा को सरकास्टिकली थैंक्स बोलता है, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी वो खुद उसके पास लेकर आ गई। फिर वोगेल बताता है कि रिचर्ड ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने उसे मार दिया। ये सुनकर लारा टूट जाती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता सच में मर चुके हैं। जब वो टेंट से बाहर निकलती है तो देखती है कि वर्कर्स एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल करके पूरे पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म्ड गार्ड्स लारा के हाथ बांध देते हैं। तभी उसे दिखता है कि लू रेन भी पकड़ा जा चुका है और उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। इसके बाद वोगेल सबको बताता है कि अब कैंप को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। नए लोकेशन की तरफ जाते वक्त लू रेन लारा को बताता है कि वहां काम करने वाले ज्यादातर लोग शिपरेक्ट फिशरमैन हैं या फिर स्मगलर्स के विक्टिम्स, जो गलती से इस आइलैंड पर फंस गए थे। दूसरी तरफ वोगेल रिचर्ड की जर्नल का इस्तेमाल करके आखिरकार हिमिको की टोम का एंट्रेंस ढूंढ लेता है। इसके बाद वर्कर्स, जिनमें लारा और लू रेन भी शामिल होते हैं, उस दरवाजे को बाहर निकालने के लिए काम शुरू कर देते हैं। काम करते वक्त एक बूढ़ा आदमी अचानक गिर जाता है, लेकिन एक गार्ड उसे आराम देने की बजाय वापस काम पर लौटने का ऑर्डर देता है। लारा और लू रेन उस बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोगेल बिना कुछ सोचे सीधे उस वर्कर को गोली मार देता है। तभी लू रेन एक शॉवल उठाता है और गार्ड पर हमला कर देता है ताकि लारा वहां से भाग सके। जैसे ही लारा भागती है, पीछे से लोग लारा पर गोली चला रहे होते हैं। लारा जंगल के अंदर भाग जाती है। लू रेन भी उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वोगेल उसके कंधे पर गोली मार देता है। भागते भागते लारा एक क्लिफ तक पहुंचती है। वहां वो एक गिरे हुए पेड़ के तने पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से फायरिंग होने लगती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधे नदी में गिर जाती है। तेज बहाव के बीच लारा किसी तरह नदी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वाटरफॉल के पास लारा एक टूटे हुए प्लेन के विंग को पकड़कर खुद को बचाती है। काफी मुश्किल से वो उसके ऊपर चढ़ जाती है,
लेकिन उसका वजन पड़ते ही विंग टूटने लगता है। लारा तुरंत भागकर प्लेन के फ्यूसलाज के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता क्योंकि पूरा प्लेन ही नीचे खिसकने लगता है। कुछ देर बाद प्लेन 2 क्लिफ्स के बीच अटक जाता है। तभी लारा को एक पुराना पैराशूट मिलता है। जब वो नीचे गिरने लगती है तो जल्दी से पैराशूट खोलकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। लारा क्रैश लैंडिंग करते हुए वापस जंगल में गिरती है, लेकिन गिरते वक्त पेड़ की एक छोटी टहनी उसके शरीर में घुस जाती है। दर्द से चिल्लाते हुए वो उसे खुद बाहर निकालती है। उस रात लारा एक केव में छिपी होती है। तभी उसे अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो सावधानी से बाहर निकलती है। अचानक वोगेल का आदमी रॉकेट उसे पकड़ लेता है, लेकिन लारा तुरंत उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। रॉकेट लारा को जोर से नीचे फेंक देता है। जब वो लारा को पकड़कर नीचे दबा देता है, तब लारा पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारती है। फिर वो उसे चोक होल्ड में पकड़ लेती है। लारा उसे पलटकर उसका सिर पानी से भरे गड्ढे में दबा देती है और उसे डुबोकर मार देती है। अचानक लारा को अंधेरे में किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वो तुरंत उसके पीछे भागती है। कुछ देर बाद वो उस आदमी को एक क्लिफ पर चढ़ते हुए देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि वो रिचर्ड है। लारा जल्दी जल्दी चट्टानों पर चढ़कर उसके कैंप तक पहुंचती है, लेकिन रिचर्ड उसे देखकर यकीन ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि लारा सच में वहां नहीं हो सकती। लारा उसे बार बार समझाती है कि वो सच में उसके सामने खड़ी है। आखिरकार रिचर्ड को यकीन हो जाता है और वो आंखों में आंसू लेकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। जब वो लारा की चोट देखता है तो उसका घाव साफ करके पट्टी करता है और उसे आराम करने देता है। फिर वो वादा करता है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगले दिन वर्कर्स आखिरकार टोम का एंट्रेंस पूरी तरह बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर वोगेल तुरंत अपने एम्प्लॉयर्स को खबर देता है। उधर लारा की नींद खुलती है और वो देखती है कि रिचर्ड अपनी लंबी दाढ़ी काट रहा है। लारा भी उसकी मदद करने लगती है। दाढ़ी काटते वक्त रिचर्ड कहता है कि लारा को छोड़कर जाना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन हिमिको का रहस्य ऐसा था कि वो इस आइलैंड से बाहर ही नहीं निकल पाया। फिर वो बताता है कि वोगेल ट्रिनिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, इसलिए उसे किसी भी हालत में वोगेल को हिमिको तक पहुंचने से रोकना होगा। रिचर्ड को पूरा यकीन होता है कि लारा ने उसकी सारी रिसर्च जला दी होगी, लेकिन लारा सच बता देती है कि उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही रिचर्ड घबरा जाता है, लेकिन लारा कहती है कि उसी रिसर्च की मदद से वो उसे ढूंढ पाई। रिचर्ड परेशान होकर कहता है कि अब लारा खुद वो जर्नल वोगेल तक पहुंचा चुकी है, लेकिन लारा को लगता है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लारा रिचर्ड से कहती है कि वो वोगेल का सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करके इस आइलैंड से निकल सकते हैं। वो उसे याद दिलाती है कि उसी ने उसे सिखाया था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन रिचर्ड कहता है कि उस समय वो अलग इंसान था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लारा हार मानने को तैयार नहीं होती। वो बो और एरोज उठाती है और अकेले ही वापस वोगेल के कैंप की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर वो चुपके से वोगेल के टेंट में घुस जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वोगेल अंदर आ जाता है, इसलिए लारा जल्दी से छिप जाती है। वोगेल को फोन पर मैसेज मिलता है कि उसके एम्प्लॉयर्स का ट्रांसपोर्ट आइलैंड के पास पहुंच चुका है, लेकिन वो अभी तक टोम का कोड सॉल्व नहीं कर पाया होता। इसी बीच लारा चुपके से टेंट से बाहर निकलती है और लू रेन का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। फिर लारा वर्कर्स पर नजर रख रहे गार्ड को एरो से मार देती है और बाकी वर्कर्स से कहती है कि वो हथियार उठा लें। लारा देखती है कि वोगेल टेंट से बाहर निकल चुका है। तब वो लू रेन से कहती है कि वो बाकी लोगों को लेकर वहां से निकल जाए, जबकि वो खुद टेंट की तरफ जाती है। लारा किसी तरह सैटेलाइट फोन हासिल कर लेती है और भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर रिचर्ड पर पड़ती है, जो टोम के एंट्रेंस की तरफ जा रहा होता है। उधर वोगेल रिचर्ड को घेर लेता है और उससे टोम खोलने की मांग करता है। वो कहता है कि अगर टोम खुल गया तो वो आखिरकार अपने परिवार के पास लौट सकेगा, लेकिन रिचर्ड उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने टोम खोल दिया तो उसका परिवार भी जिंदा नहीं बचेगा। जब वोगेल समझ जाता है कि रिचर्ड उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो अपने गार्ड को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन गार्ड गोली चलाता उससे पहले ही लारा एरो मारकर उसे गिरा देती है। इसके बाद लारा अपना एरो सीधे वोगेल पर तान देती है, लेकिन वोगेल तुरंत रिचर्ड को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो रिचर्ड को टूम खोलने के लिए मनाए। बहुत सोचने के बाद लारा फैसला करती है कि इतने साल बाद अपने पिता को वापस पाने के बाद वो उन्हें मरने नहीं दे सकती, इसलिए वो खुद टोम खोलने के लिए तैयार हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने पहले एंशिएंट पजल कैसे सॉल्व किया था। उसी तरह वो एंट्रेंस पर लगे व्हील्स को सही पोजीशन में घुमाती है। अचानक पूरा डूर टूटकर नीचे गिर जाता है और अंदर एक गहरी पिट दिखाई देती है। इसके बाद लारा, रिचर्ड, वोगेल और उसकी टीम टोम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सबको अचानक तेज हवा का झोंका महसूस होता है। रिचर्ड डर कर कहता है कि शायद हिमिको अभी भी सांस ले रही है, लेकिन वोगेल कहता है कि ये बस एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से हुआ है। तभी अचानक लारा गलती से एक ट्रिगर पर पैर रख देती है। अगले ही पल जमीन से तेज स्पीयर्स बाहर निकल आते हैं और एक गार्ड वहीं मारा जाता है। इसके बाद वो लोग हड्डियों से भरी एक बड़ी खाई तक पहुंचते हैं। लारा तुरंत समझ जाती है कि यही चैज़म ऑफ सोल्स है।
दूसरी तरफ जाने के लिए वो लोग एक लैडर लगाते हैं और खाई पार कर लेते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें हिमिको के चेहरों जैसी बड़ी स्कल्पचर्स दिखाई देती हैं। तभी एक गार्ड गलती से दूसरे ट्रिगर पर पैर रख देता है। अगले ही पल गोल दरवाजे बंद हो जाते हैं और सब अंदर फंस जाते हैं। फिर अचानक नीचे की जमीन टूटने लगती है। उसी दौरान लारा नोटिस करती है कि एक गार्ड डोर के दूसरी तरफ से उन्हें झांक कर देख रहा है। तब उसे समझ आता है कि जहां से वो देख रहा है वो असल में एक की होल है। इसलिए वो लोग दीवार पर लगे प्रेयर व्हील्स को चाबी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अचानक लारा के नीचे की जमीन टूट जाती है, लेकिन वो किसी तरह डोर को पकड़कर लटक जाती है। उधर डोर अभी भी नहीं खुलता। तब लारा को एंट्रेंस पर लिखा हुआ रिडल याद आता है। वो समझ जाती है कि उन्हें येलो और ब्लू प्रेयर व्हील्स को मिलाकर ग्रीन व्हील बनाना होगा, क्योंकि ग्रीन लाइफ का कलर माना गया था। जैसे ही वो सही कॉम्बिनेशन लगाते हैं, आखिरकार डोर खुल जाता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक टूटा फूटा पगोड़ा दिखाई देता है। अंदर उन्हें हिमिको की हैंडमेडन्स की टोम्स मिलती हैं। ये वो औरतें थीं जिन्होंने आफ्टर लाइफ में भी हिमिको की सेवा करने के लिए खुद की बलि दे दी थी। आखिरकार वो लोग हिमिको के कॉफिन तक पहुंच जाते हैं। रिचर्ड बार बार वोगेल को कॉफिन खोलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोगेल अब भी इन मिथ्स पर विश्वास नहीं करता। गार्ड्स कॉफिन खोलते हैं और अंदर उन्हें हिमिको की डेड बॉडी दिखाई देती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सड़ने लगता है। तभी लारा नोटिस करती है कि टोम में बनी पेंटिंग्स हिमिको को किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाती। फिर उसे वो रिडल याद आता है जिसमें कहा गया था कि हिमिको मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ, और ये भी कि वो सिर्फ छूकर मौत फैला सकती है। तब लारा समझ जाती है कि हिमिको कोई राक्षस नहीं थी। उसने खुद को सैक्रिफाइस किया था ताकि उसकी डेडली पावर दुनिया में न फैल सके। इसलिए लारा सबको हिमिको की बॉडी को छूने या वहां से हटाने से रोकती है, लेकिन कोई भी लारा की बात नहीं सुनता। जैसे ही वो लोग हिमिको की बॉडी को छूते हैं, उसका शरीर कॉफिन से उठने लगता है। कॉफिन के अंदर गियर्स देखकर वोगेल सोचता है कि ये सब बस कोई मैकेनिकल ट्रिक है, लेकिन तभी उस गार्ड के हाथ काले पड़ने लगते हैं जिसने हिमिको की बॉडी को छुआ था। धीरे धीरे उसका फ्लैश सड़ने लगता है। अब सबको समझ आ जाता है कि हिमिको किसी मैजिक की नहीं, बल्कि एक डेंजरस वायरस की कैरियर थी। वो गार्ड दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पैनिक में आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हालात बिगड़ते देखकर वोगेल उसे गोली मार देता है। इतना सब देखने के बाद भी वोगेल नहीं रुकता। वो हिमिको की उंगली काटकर अपने एम्प्लॉयर्स के पास ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही उसका ध्यान हटता है, लारा एक पिकैक्स से उठाकर आखिरी गार्ड पर हमला कर देती। उसी समय रिचर्ड एक मरे हुए गार्ड की गन उठाता है और वोगेल की टांग में गोली मार देता है। जब लारा बाहर भागती है तो आखिरी गार्ड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर वोगेल रिचर्ड को ऑफर देता है कि वो उसके साथ आइलैंड से बाहर चल सकता है, लेकिन रिचर्ड साफ मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस बीमारी को आइलैंड से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। कुछ देर बाद वोगेल की गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी वो इन्फेक्टेड गार्ड फिर से उठकर रिचर्ड पर हमला कर देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वोगेल वहां से भाग निकलता है। रिचर्ड किसी तरह उस इन्फेक्टेड आदमी के हमलों को रोकता है और आखिरकार उसे गोली मार देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो आदमी उसे छू चुका होता है। ये समझते ही रिचर्ड जल्दी से अपने हाथ पर टोर्निकेट बांधता है ताकि बीमारी का असर धीरे धीरे फैले। उधर लारा बचने के लिए एक हैंडमेडन की टोम के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही हड्डियां टूटने की आवाज आने लगती है, जिससे गार्ड को उसका पता चल जाता है। फिर दोनों के वजन की वजह से पूरी टोम टूटकर गिर जाती है और लारा नीचे एक दूसरे कमरे में जा गिरती है। लारा नीचे गिरने के बाद एक ट्रिगर देखती है और उस पर पैर रख देती है। अगले ही पल बड़े बड़े स्पाइक्ड लॉग्स तेजी से उसकी और गार्ड की तरफ आने लगते हैं। लारा किसी तरह बच जाती है, लेकिन गार्ड उन ट्रैप्स में फंसकर मारा जाता है। इसके बाद लारा वापस हिमिको की टोम में पहुंचती है, लेकिन रिचर्ड उसे अपने पास आने से रोक देता है, क्योंकि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो लारा से कहता है कि वो जाकर वोगेल को रोके, जबकि वो खुद हिमिको की टोम को उड़ा देगा। लारा उसे बचाने की भीख मांगती है। रिचर्ड कहता है कि इतने सालों तक इस आइलैंड पर फंसे रहने के बाद भी लारा को दोबारा देख पाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। आंखों में आंसू लिए लारा पिकैक्स से उठाती है और अपने पिता को आखिरी बार गुड बाय कहती है। उधर वोगेल चैज़म ऑफ सोल्स पार करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लारा छलांग लगाकर लैडर पर चढ़ जाती है ताकि उसका रास्ता रोक सके। वो वोगेल को किक मारकर वापस दूसरी तरफ गिरा देती है, लेकिन अगले ही पल वोगेल उसे नीचे धक्का दे देता है। वोगेल लारा का गला पकड़ लेता है, लेकिन लारा उसे पलट देती है और अपनी टांगों से उसकी गर्दन जकड़ लेती है। वोगेल उसकी साइड पर पंचेस मारता है, जिससे लारा उसे किक मारकर दूर फेंक देती है। उसे रोकने के लिए लारा लैडर को चैज़म ऑफ सोल्स में गिरा देती है ताकि वोगेल वहां से निकल न सके, लेकिन वोगेल पिकैक्स से उठाकर उस पर हमला कर देता है। वो लारा को नीचे गिराकर दबोच लेता है। उसी वक्त रिचर्ड हिमिको की टोम के आसपास लगाए हुए एक्सप्लोजिव्स एक्टिवेट कर देता है। एक्सप्लोजन होते ही वोगेल का ध्यान भटक जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर लारा उसे जोर से किक मारती है।
फिर वो बैग उठाती है जिसमें हिमिको की उंगली रखी होती है और उसे जबरदस्ती वोगेल के मुंह में ठूंस देती है। इससे वोगेल भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद लारा उसे नीचे चैज़म ऑफ सोल्स में गिरा देती है। उधर पूरी जगह टूटने लगती है। बचने के लिए लारा पिकैक्स पकड़ती है और छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करती है। वो पिकैक्स को जमीन में गाड़ देती है और किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद लारा तेजी से टनल से बाहर भागती है। कुछ देर बाद लूरेन उसे एक गड्ढे से बाहर चढ़ते हुए देखता है और उसकी मदद करके बाहर निकालता है। तभी उन्हें ट्रिनिटी का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। लारा और लूरेन पायलट्स को धमकाकर मजबूर कर देते हैं कि वो उन्हें घर वापस ले जाएं। लंदन लौटने के बाद लारा आखिरकार उन पेपर्स पर साइन कर देती है जिनसे रिचर्ड को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया जाता है। एना उसे बताती है कि अब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में है, लेकिन लारा बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय एना को संभालने के लिए दे देती है। जब लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स के रिकॉर्ड्स चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी पटना नाम की उस कंपनी की भी ओनर है जिसने वोगेल के कैंप को सामान सप्लाई किया था। ये जानने के बाद लारा वापस रिचर्ड के सीक्रेट ऑफिस में जाती है और ट्रिनिटी से जुड़ी उसकी रिसर्च देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि एना बार बार उसे कंपनी इनहेरिट करने के लिए क्यों कह रही थी। अब लारा को शक होने लगता है कि शायद एना खुद ट्रिनिटी की एजेंट है। कुछ समय बाद लारा उसी पॉन शॉप में जाती है जहां उसने अपनी माँ का नेकलेस गिरवी रखा था। वो नेकलेस वापस खरीद लेती है। वहीं उसकी नजर कुछ पिस्टल्स पर पड़ती है और वो उनमें से 2 खरीदने का फैसला करती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।